हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि कुमार आपके साथ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोस्ट की समरी हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन अभी हम जो हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग उन तमाम क्वेश्चंस को बारी बारी से करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, पहला जो क्वेश्चंस दिया है वह यह है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू और इफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मतलब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें कुछ गलत है और कुछ सही है। तो जो सही होगा उसके लिए आप ट्रू लिखिएगा और जो गलत होगा मेरे बच्चों उसके लिए फॉल्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि द पोएट wants to go away because he is tired of his beloved। समझिए, पोएट का मतलब कवि, wants to go away, वह अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता है क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से थक चुका है। ये सेंटेंस आपका गलत होगा। वह नहीं थका हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा। बी दिया गया है द पोएट हैज फाउंड another lady who is more beautiful। इसको जरा समझिए, यह क्या कह रहा है। द पोएट हैज फाउंड का मतलब, क्या कवि ने किसी दूसरे लेडी, दूसरे औरत को पा लिया है। हु इज मोर ब्यूटीफुल, जो कि उसकी जो प्रेमिका है उससे सुंदर है। तो ये भी जो गलत होगा, स्टेटमेंट्स होगा, ये फॉल्स होगा। सी जो है मेरे बच्चों, कह रहा है कि द पोएट intends to go on a journey that what the sun undertakes। इसको समझिए आप। पोएट का मतलब मेरे बच्चों कवि होता है। इंटेंस का मतलब इरादा रखता है। कहाँ? टू गो ऑन ए जर्नी, यात्रा पर जाने के लिए। डैट कि क्या द सन अंडरटेक्स, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य भी अपनी यात्रा पे निकला हुआ था। और उसी प्रकार से आपका जो कवि है वह कभी भी यात्रा पर निकलना चाहता है या यात्रा पर जाने की इंटेंशन रखता है, इरादा रखता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। मैंस पावर इज वेरी वीक। इसको जरा आप समझिए। मैंस पावर का मतलब होता है मेरे बच्चों, इंसान की जो शक्ति होती है उसको हम लोग मैंस पावर कहते हैं। इज वेरी वीक का मतलब बहुत कमजोर हो गया है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा ट्रू। लास्ट जो क्वेश्चन है, द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। इसको जरा समझिए। पोएट लव्स हिज बिलव्ड का मतलब वह अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। सो इंटेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। और डैट का मतलब कि ही विल कम बैक वेरी सून, क्योंकि वह बहुत जल्दी ही वापस लौट आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया कि मैं वो तमाम चीज़ें आपको ला कर दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आप सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे वादा किया है
कि आपकी तमाम जो सिलेबस हैं उस तमाम सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। आप ज़रा इसका रिव्यू ले लीजिए, ठीक है, और मुझ पर आप आशा रखिए, मुझ पर आप विश्वास रखिए। हर दिन मैं आपको क्लास के रूप में पढ़ाते रहूँगा। आप ज़रा इसका एक रिव्यू ले लीजिए, प्लीज़ टेक ए रिव्यू। चलिए बच्चों, B1.2 में दिया गया है मेरे बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त में आपको प्रश्न का उत्तर देना। आंसर का मतलब मेरे बच्चों उत्तर। फॉलोइंग क्वेश्चंस माने दिया हुआ जो प्रश्न है एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर देना, उसको ब्रीफली कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वाई डज द पोएट want to go away from his beloved। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। द पोएट का मतलब जो है कवि। वांट्स टू गो अवे का मतलब होता है जाना चाहता है, कहाँ, अपने प्रेमिका से दूर। तो क्या आंसर होगा, क्यों जो है कवि अपनी जो प्रेमिका है उस प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। तो लिखना होगा कि द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज he knows that the death is certain and he wants to amuse himself। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड का मतलब होता है वो अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। बिकॉज का मतलब मेरे बच्चों होता है क्योंकि। ही वांट्स दैट, वह जानता है कि। डेथ इज सर्टेन, इंसान की जो मौत है वह पूरी तरीके से निश्चित है। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है। इसलिए एंड का मतलब होता है और। ही वांट्स टू एम्यूज हिमसेल्फ, एम्यूज का मतलब होता है रूप धारण करना। इसलिए वह अपने प्यार के चक्कर में झूठी मौत मरना चाहता है। जो कि पहला जो स्टेंजा है, इस पहले स्टेंजे में मैंने आप सबको बताया था कि वह अपने प्यार के चक्कर में वह एक झूठी मौत मरना चाहता है। तो आइए मेरे बच्चों, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। क्वेश्चन समझ। व्हाट आर द थिंग्स का मतलब क्या होता है, क्या वो चीजें। द सन डज नॉट हैव का मतलब होता है जो सूर्य के पास नहीं है। तो मैंने आपके पोएम में चर्चा की थी मेरे बच्चों कि द सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। इसको समझिए आप कि जो आपका सूर्य है उस सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा है और न ही कोई सेंस है। आपका जो सूर्य है उस सूर्य के पास न ही कोई डिजायर है, न ही कोई इच्छा है और न ही कोई तमन्ना है मेरे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए मेरे बच्चों, इसको जल्दी से आप रिव्यू ले लीजिए ताकि अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं।
आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे बच्चों, व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर। इसको समझिए, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी, व्हाट का मतलब क्या, विल मेक का मतलब बनाएंगे, किसकी जर्नी को, स्पीकर की जर्नी को स्पीडियर। तो इस पोएम में कौन सी वैसी बातें कही गई हैं जिन बातों के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि स्पीकर की जो जर्नी होगी वह काफ़ी तीव्र गति से होगी। तो आपको पता है कि उसमें कहा गया है कि द स्पीकर हैज़ मोर विंग्स एंड स्पर्स देन द सन। अब इसको समझने की कोशिश करिए। स्पीकर के पास मोर विंग्स है, मोर विंग्स का मतलब बहुत सारी पंखे हैं, और स्पर्श का मतलब होता है मेरे बच्चों उस स्पीकर के पास बहुत सारी जो है उम्मीदें हैं, देन द सन, सूर्य की अपेक्षा, और इसी आधार पर स्पीकर की जो जर्नी है वो काफ़ी तीव्र गति से हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट makes a man's power feeble। मतलब क्या हुआ, क्या मनुष्य की शक्ति को कमजोर बनाता है। तो यहाँ आपको लिखना हो, डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून और मैंस पावर फीवर। इसको समझिए, जब आप अपने फॉर्चून पर, भाग्य पर निर्भर हो जाएंगे तो क्या कर देगा, इंसान की जो शक्ति है उस इंसान की शक्ति को वह कमजोर बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हाउ डू साइन एंड वीटिंग अफेक्ट द स्पीकर। इसको जरा आप समझिए। हाउ का मतलब होता है मेरे बच्चों कैसे, साइन का मतलब होता है सिसकना, वीटिंग का मतलब रोना, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। द स्पीकर मतलब सिसकना और रोना कैसे स्पीकर को प्रभावित करती है। किसका सिसकना मेरे बच्चों, जॉन डन की जो प्रेमिका है, जब उसको पता चलता है कि जॉन डन अपनी यात्रा पर चला गया तो उसको पता चलने के तत्पश्चात वह सिसकती है और वो रोती है। तो उसका सिसकना और उसका रोना किस तरीके से स्पीकर को प्रभावित करता है। तो लिखेंगे, हिज बिलॉव्ड स्टार्ट टू वीप एंड साइन ड्यूरिंग दैट सिचुएशन he realizes that my heart is sold away। इसको समझिए कि his beloved starts to weep, जब उसकी जो प्रेमिका है वह प्रेमिका जब रोना शुरू करती है, और साइन का मतलब होता है सिसकना जब शुरू करती है। तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन का मतलब होता है कि उस परिस्थिति के दौरान, ही रियलाइजेस का मतलब होता है वह महसूस करता है कि माई हार्ट इज सोल अवे, मेरा जो दिल है वह अब काबू में नहीं है और वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। इस दिल पर मैं काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब यह इस दिल पर पूरी तरीके से काबू नहीं किया जा सकता। प्लीज़ टेक ए रिव्यू।
चलिए आइए मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज द बिलव हाउ डज द बिलव वास्ट द स्पीकर्स टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। हाउ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, कैसे। द बिलव का मतलब प्रेमिका, वास्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, स्पीकर्स टाइम मतलब जॉन डन की जो प्रेमिका है, वह प्रेमिका किस प्रकार से मिस्टर जॉन डन का जो महत्वपूर्ण समय है, उस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करना चाहती है या करती है। यहाँ लिखिएगा, बाय टेकिंग हिज बेस्ट टाइम, बाय टेकिंग हिज बेस्ट टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि जॉन डन का जो महत्वपूर्ण समय है, उस महत्वपूर्ण समय को लेकर वह क्या करना चाहती है, स्पीकर्स की जो समय है, स्पीकर का जो जीवन है, उस जीवन को नष्ट करना चाहती है। आगे देखिए मेरे बच्चों, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन अनटाइड, रिमेन अनटाइड। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इन व्हाट वे का मतलब होता है मेरे बच्चों, किस प्रकार से। द लवर्स रिमेन अनटाइड का मतलब होता है किस प्रकार से जो प्रेमिका हैं, वह प्रेमिका एक दूसरे के सूत्र में बंधे रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, बाय कीपिंग वन अनदर, बाय कीपिंग वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ होकर, वे एक दूसरे के साथ होकर एक सूत्र में बंध सकते हैं। यदि आप एक दूसरे के सूत्र में बंधना चाहते हैं तो उसके लिए उसके संपर्क में जाना होगा, उसके नज़दीकियों में जाना होगा, तभी जाकर आप एक दूसरे के सूत्र में बन सकते हैं। तो जॉन डन कह रहा है कि इन व्हाट वे, किस प्रकार से, विल द लवर्स रिमेन अनटाइड कि जो प्रेमी हैं वो एक दूसरे के सूत्र में बन सकते हैं। तो बाई कीपिंग वन अनदर का मतलब होता है कि जब वो एक दूसरे के संपर्क में जब वो आएंगे तो एक दूसरे के संपर्क में आकर वे एक दूसरे के हो जाएंगे या एक दूसरे के सूत्र में वे पूरी तरीके से बन जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और ये वीडियो जब आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए जब इतना मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब भी मेरे ऑक्सीजन को बढ़ाते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से आपके पूरे कोर्स का मैं वीडियो आपके समक्ष लेकर मैं आता रहूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सब्सक्राइब, जो रेड कलर की जो बटन है उसको दबाना आप ना भूलिए, उसको इम्प्रेस करना आप ना भूलिएगा। चलिए इसको रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेस ऑफ पोएम, ऑन द बेस ऑफ पोएम। इसको समझिए, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, फॉलोइंग सेंटेंसेस का मतलब है कि जो सेंटेंस आपका दिया गया है, ऑन द बेस ऑफ पोएम का मतलब पोएम के आधार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि द स्पीकर्स बिलॉव्ड, द स्पीकर बिलॉव्ड साई अवे,
इसको समझिए, स्पीकर्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जो बोलने वाला है। बिलॉव का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, प्रेमिका। साई अवे, तो जब स्पीकर की जो प्रेमिका है वह साई अवे करती है, मतलब रोती है, किस कंडीशन में, व्हेन द माइंड ब्लोज, जब उसका दिमाग खराब हो जाता है या बर्दाश्त से बाहर हो जाती है उसकी क्षमता। सेकेंड क्या हो जाएगा कि द स्पीकर्स लाइफ ब्लॉट डी से। अब मुझे बताइए स्पीकर्स का मतलब क्या होता है, जो मिस्टर जॉन डॉन है उसको कहा गया है। स्पीकर्स लाइफ का मतलब होता है जो बोलने वाला है उसका जीवन, और जो ब्लड है खून डी से हो जाता है। डी से का मतलब हुआ कि नष्ट हो जाता है। तो कब नष्ट होता है, जरा इसको सोच कर देखिए। व्हेन हिज बिलॉव्ड weeps, जब उसकी प्रेमिका रोती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो जब ये मेरा वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल मेरे साथ आप बने रहिए। अभी मैं आप लोग को कुछ नहीं दे रहा, ये सीरीज़ 1 महीना तक कंटिन्यू चलते रहिए। मैं आपको तमाम वो चीज़ें ला कर दे दूँगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अभी तक मार्केट में आपको क्या दिया जा रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझने की कोशिश करिए। मार्केट में आप उनको कभी जिंदा मत खड़ा करिए जो कि पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत भोले हो और इस भोलेपन का फ़ायदा आपको जो उठा रहे हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि उनको यह फ़ायदा उठाने के लिए विवश मत करिए। आप उन लोगों का साथ आप दीजिए जो लोग आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं, जो लोग आपको मेहनत से पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारा चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। पहले पोएम वाला जो सीरीज है उसको मैं पूरी क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ, ग्रामर कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोज जो सेक्शन है, प्रोज सेक्शंस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसको भी हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 5 मैंने अक्टूबर नवंबर सेशन तक आपकी जो पूरी सिलेबस है, इस पूरी सिलेबस को मैं पूरी कंप्लीट करूँगा और ईमानदारी के साथ। उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। और देखिए कितने कंफर्टेबल अंदाज में मैं कराता हूँ। मेरे पास कोई असाइनमेंट नहीं मैं दूंगा। असाइनमेंट क्लास जब खुलेगी उस समय कुछ असाइनमेंट की ज़रूरत होगी, मैं उसे प्रदान कर दूंगा, लेकिन सब चीज़ कॉपी में मैं लिखवा दूँगा। इसलिए आप यह ना सोचिए कि जो असाइनमेंट आपको देता है तो उसे आप सब कुछ सीख लिया, कुछ नहीं सीख पाइएगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के रखिए कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। मेरे प्यारे बच्चों, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अब तो 12th में आ गए हैं तो इसको पहले आप लोग कंप्लीट करिए। और एक जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आता है उनके लिए 2-4 दिन 5 दिन के बाद एक नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल मैं बेसिक से तमाम चीज़ों को लाऊंगा। वैसे बच्चे जो कि अंग्रेजी को में काफ़ी कमज़ोर है, अंग्रेजी उनकी काफ़ी मतलब कमज़ोर है, उन तमाम बच्चों के लिए मैं वो कोर्स लेकर आ रहा हूँ और बहुत जल्दी ही आप सबके सामने मैं रवि कुमार उस कोर्स के साथ मैं रहूँगा और मैं आप सबको उन तमाम चीज़ों को पढ़ाऊँगा जिनका अंग्रेजी कमज़ोर है। जिस भी बच्चे का अंग्रेजी कमज़ोर है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा दिलाता हूँ वैसे बच्चे की जो अंग्रेजी है वह पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेवारी मेरी है। एक बार आकर तो अभिनव क्लासेस में देखिए, उसके बाद आपके जीवन को मैंने ना बदल दिया तो आप भी कहिएगा कि मैं किसी रवि कुमार सर से मैं मिला हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उन बिचौलियों से आप दूर रहें जो कि असाइनमेंट के नाम पर आपको बर्बाद करने में लगे हुए। आप पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़िए। आज आपकी हालात इसलिए हो गई क्योंकि किसी ने आपको समझाया नहीं, बुझाया नहीं। जिस हिसाब से आपको पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से किसी ने पढ़ाया नहीं।
आपको असाइनमेंट दे देकर आपका दिमाग भी असाइनमेंट कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके चक्कर में ना पड़िएगा। आप देखिए, कंसेप्ट को समझिए। हर चीज़ का अपना एक कंसेप्ट होता है, और जब उस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो हर एक चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका यह है, द स्पीकर आस्क्स हिज beloved not to forthink him any ill। इसको समझिए। स्पीकर का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? जो बोलने वाला है। आस्क हिज beloved, अपनी प्रेमिका से पूछता है। नॉट टू फॉरथिंक का मतलब मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एनी इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, दे हो के पे वन अनदर allies can never be parted with। आइए मेरे बच्चों, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। Therefore keep one another alive, इसका मतलब मेरे बच्चों यह हुआ कि जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के जीवित रहने के लिए बने हुए हैं। कैन नेवर का मतलब हो नहीं सकते। बी पार्टेड वे का मतलब होता है कि वे एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होगा उसमें आपको क्या लिखना होगा? बी पार्टेड वे लिखना होगा कि वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल जुदा नहीं हो सकते। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई होगी। आगे हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दिया गया है C.1 में, देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आइए मेरे बच्चों, कह रहे कि वेन दाउ साइस्ट दो साइस्ट नॉट विंडो but sized my soul away। आइए मेरे बच्चों समझिए इसको। फिर कह रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। क्या यह एक हाइपरबोल का एग्जाम्पल है? फाइंड आउट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल इन द पोएम। मतलब दूसरा जो हाइपरबोल का एग्जाम्पल्स है उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसको आपको बताना है। पहले समझिए, वेन दो साउस्ट का मतलब क्या होता है? जब वह सिसकती है। दो साइस्ट नॉट विंडो, तो उसका जो सिसकना है वह हवा का झोंका नहीं होता, बट साइस्ट, लेकिन उसका सिसकना मेरा जो हृदय है उस हृदय को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो कह रहा है कि इसके सेंस में कोई दूसरा ऐसा हाइपरबोल है, मतलब ऐसा सेंटेंस जो कि पोएम में यूज किया गया है। तो कौन सा सेंटेंस? तो इस सेंस में वो समझाता है कि स्पीडियर जर्नी since I take more wings and sparse than he। ये रहा आपका आंसर। दूसरा जो सेंटेंस यूज किया गया है इसके संदर्भ में वह है स्पीडियर जर्नी
तीव्र गति से यात्रा, सिंस चूंकि आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास मोर विंग्स है और मेरे पास मोर विप्स है, देन ही का प्रयोग सूर्य के लिए किया गया है। मतलब वह यह बताने की कोशिश करता है कि मेरे पास जो विंग्स है और मेरे पास जो स्पर्श है वो आपका जो सूर्य है उस सूर्य की अपेक्षा मेरे पास मोर विंग्स है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं तुमसे बहुत जल्द ही मिलने के लिए मैं चला आऊँगा और मैं बहुत जल्द ही मैं तुमसे मिलूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा आप लिख लीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों, कह रहा है कि राइट ए नोट ऑन द यूज ऑफ हाइपरबोल इन द पोएम। हाइपरबोल इन द पोएम, ठीक है। एक नोट लिखना है आपको, इसमें एक पोएम में हाइपरबोल का जो प्रयोग किया गया है उसको लेकर आपको एक नोट लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एज अ हाइपरबोल two things have been used. The first is ocean, and the second is wind. The second is the wind. Second is the wind. इसको आप जरा समझिए। राइट ए नोट ऑन का मतलब होता है कि एक नोट लिखना है। यूज ऑफ हाइपरबोल इन द पोएम, जो आपके पोएम में हाइपरबोल माने यूज किया गया है। हाइपरबोल का मतलब एक वैसा सेंटेंस जो कि आपके जो पोएट है उस पोएट के जब प्रेमिका सिसकती है तो वैसे परिस्थिति में जब वह समझाने की उसे कोशिश करता है तो वह किन किन चीज़ों से तुलना करके उसको वह समझाने की कोशिश करता है। तो एज ए हाइपरबोल टू थिंग्स हैव बीन यूज्ड। हाइपरबोल के रूप में हमने दो चीज़ों का प्रयोग किया है। क्या है? द फर्स्ट इज योर सन, दूसरा जो है तुम्हारा सूर्य है, एंड द सेकेंड इज द वाइन, और दूसरा क्या है? आपका वाइन है, और पहला क्या है मेरे बच्चों? वह आपका सूर्य है। आशा करता हूँ कि ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बट बिलीव दैट आई शैल, इसको समझिए। बट बिलीव दैट आई शैल make speedier journeys since I take more wings and spores than he। आप जरा समझिए। बट बिलीव डैट का मतलब होता है मेरे बच्चों, मुझे विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो कि आई शैल मैक स्पीडियर जर्नी का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जो स्पीडियर जर्नी है, यात्रा को स्पीडियर बनाऊंगा। स्पीडियर का मतलब काफ़ी तीव्र। सिंस चूँकि आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास मोर विंग्स हैं, एंड एस्पर्स देन ही, सूर्य की अपेक्षा। तो कह रहा है कि कमेंट ऑन द पावर ऑफ लव इन द लाइट ऑफ दिस लाइन्स, माने इन लाइन, इस लाइन्स के संदर्भ में, इन द लाइट ऑफ दिस लाइन्स का मतलब होता है कि ये जो लाइन्स आपको दिए गए हैं इसके संदर्भ में आपको एक कमेंट लिखना है कि व्हाट इज पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव क्या है? पीछे आप लिखिएगा कि बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन
John is striving to convince his beloved, that I love you very much. So I want to come back from my journey very fastly. इसको जरा आप समझिए. बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन, मतलब ऊपर जो दिए गए लाइन से उनके माध्यम से. जॉन इज स्ट्राइविंग का मतलब होता है बच्चों, जॉन प्रयास कर रहा है. टू कन्विंस हिज बिलव, अपनी प्रेमिका को समझाने के लिए. डैट का मतलब बच्चों होता है कि आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. सो इसलिए आई वॉन्ट टू, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, आई वॉन्ट टू कम बैक, इसलिए मैं वापस आना चाहता हूँ. फ्रॉम से, कहाँ, अपनी जर्नी से, वेरी फास्टली, बहुत तेजी से. मतलब वो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी प्रेमिका को समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. आई लव यू वेरी मच का मतलब होता है बच्चों कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. सो का मतलब होता है इसलिए. आई वॉन्ट टू कम बैक फ्रॉम माई जर्नी, इसलिए मैं अपनी जर्नी से, इसलिए मैं अपनी यात्रा से. वेरी फास्टली का मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से मैं वापस आना चाहता हूँ. आगे और लिखिए, रिव्यू ले लीजिए बच्चों. आइए मेरे बच्चों, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग. and we convince her that I have more wings and spurs to come back from my journey which, but the sun, I have more wings and spurs to come back from my journey, but the sun has not more wings and spurs than me. So I will certainly meet you. बस हो गया आंसर आपका. फिर क्या करा, एंड का मतलब बच्चों और. ही कन्विंसेस हर, दैट का मतलब होता है, कन्विंसेस का मतलब होता है मेरे बच्चों समझाता है कि आई हैव मोर विंग्स, मेरे पास मोर विंग्स है, और स्पर्श है, स्पर्श का मतलब मोटिव है, आत्मबल है. टू कम बैक फ्रॉम माई जर्नी, अपनी यात्रा से कम बैक करने के लिए, अपनी यात्रा से वापस आने के लिए. बट लेकिन द सन हैज़ नॉट मोर विंग्स, लेकिन जो सूर्य है उस सूर्य के पास मोर विंग्स नहीं है, और नहीं उसके पास कोई तमन्ना है, नहीं उसके पास कोई आत्मबल है. देन मी, मेरी अपेक्षा. ठीक है. सो आई विल सर्टनली मीट यू, इसलिए मैं तुमसे निश्चय ही मिलूँगा, मैं तुमसे निश्चय ही मिलूँगा. मैं आशा करता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे. अगर आप समझ गए हैं तो ज़रा आप इसको लिखिए जल्दी से. स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों. चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए. क्वेश्चंस आपका दे दिया है बच्चों कि दे हो अनदर कीपी
अलीफ, नेवर बी पार्टेड वे मेरे बच्चों, नेवर बी पार्टेड वे। समझिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ। ये दे दिया दे का मतलब वे, वो अनोदर कीपे का मतलब होता है जो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ। अलीफ का मतलब जिंदा रहने के लिए। नेवर बी पार्टेड वे, वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस पे आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप लिखिए मिस्टर जॉन डन, Don is describing the true love by the help of these lines, and he further says that who have made of each other in the true love। इसको लिखिए, उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, दे कैन नेवर बी पार्टेड, दे कैन नेवर बी पार्टेड। समझिए इसको। मिस्टर जॉन डन इज डिस्क्राइबिंग, इसका मतलब हुआ, डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है मेरे बच्चों वर्णन करता है। तो मिस्टर जॉन डन वर्णन करता है, मतलब बता रहा है क्या, द ट्रू लव, सच्चे प्यार को, बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन्स, माने ये ऊपर जो लाइन्स दिए गए हैं, इस लाइन्स के माध्यम से वह जो सच्चा जो प्यार है, उस सच्चे प्यार को बखान कर रहा है। और एंड ही फर्दर सेज दैट, और वह आगे कहता है कि हु हैव मेड ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ईच अदर का मतलब मेरे बच्चों होता है एक दूसरे के लिए, इन द ट्रू लव, सच्चे प्यार में। दे का मतलब वे, कैन का मतलब सकते, नेवर मतलब कभी नहीं, और पार्टेड वे मतलब अलग हो जाना। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू। चलिए आइए मेरे बच्चों, आगे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट arguments does the poet give at the time of parting with his beloved। इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। वाट आर्गूमेंट्स का मतलब क्या होता है, क्या आर्गूमेंट्स, क्या तर्क। डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग का मतलब होता है कि जब वो प्रेमिका से अलग हो रहा था, ठीक है, विथ हिज बिलव्ड का मतलब अपनी प्रेमिका से, तो वैसी परिस्थिति में अलग होने के संदर्भ में उसने क्या तर्क दिया, क्या बताया। तो देखिए इसको, देखिए, द पोएट gave a good argument during the time of party, that was that death is certain and expresses his desires to have
some amusements। आइए इसको समझिए। द पोएट गेव अ गुड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है मेरे बच्चों तर्क। तो कवि ने गेव किया, क्या गेव किया? एक आर्गुमेंट, एक अच्छा आर्गुमेंट। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिंग, जब वो अपनी प्रेमिका से अलग हो रहा था। ठीक है, दैट वाज दैट, वह था कि वह जान चुका था कि डेथ इज सर्टेन, इंसान की जो मृत्यु है वह मृत्यु पूरी तरीके से निश्चित है। ठीक है, एंड एक्सप्रेसेस हिज डिजायर, और उसने अपनी जो डिजायर्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को वह एक्सप्रेसेस किया। एक्सप्रेसेस का मतलब बच्चों होता है कि उसने व्यक्त किया। टू हैव सम अम्यूजमेंट, इसी रूप में, इसी तर्क में, इस प्रकार से उसने अपना जो आर्गुमेंट, अपना जो तर्क है, जब वो अपनी प्रेमिका से अलग हो रहा था तो उस दौरान उसने इस तर्क को दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आंसर कंप्लीट हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वह है हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांस। ठीक है, मतलब क्या है बेटा? हाउ कैन लवर्स ओवरकम, लवर्स का मतलब प्रेमिका, प्रेमी जोड़े, ओवरकम का मतलब नियंत्रण कर सकते हैं, बैड चांस माने खराब समय पर। तो इस कविता में लिखा गया है कि द लवर्स कैन ओवरकम ऑन बैड चांस by joining by joining by joining their strength by joining their strength and their fortune। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? द लवर्स का मतलब होता है प्रेमिका, कैन ओवरकम ऑन बैड चांस, मतलब बुरा जो समय है उस बुरे समय पर ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब उसको अपने बस में कर सकते हैं, उसको अपने बस में नियंत्रण कर सकते हैं। कब? बाय ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, अपनी क्षमताओं से जुड़कर और साथ में अपने भाग्य से जुड़कर। ठीक है, देखिए इसके आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इसका रिव्यू ले लिए होंगे। जल्दी करिए, आज इसको कंप्लीट हम कर देते हैं मेरे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इमेजेस फ्रॉम नेचर, व्हाट images from nature are used in the poem। इसको समझिए मेरे बच्चों। व्हाट इमेजेस का मतलब क्या इमेजेस फ्रॉम नेचर से लिया गया है और यूज इन द पोएम, पोएम में उसका उपयोग किया गया है। तो मेरे बच्चों, पोएम में हम लोगों ने बार बार ये जिक्र हो रहा है, द सन एंड द वाइंड, द सन एंड वाइंड as images, as images, then as nature, as nature images, as nature's images have been used in the poem, in the poem। आइए इसको समझते हैं। द सन और वाइंड, उसमें सूर्य की भी उसने बात करी है और उसमें हवा की भी बात की है। एज नेचर्स इमेजेस, प्राकृतिक इमेजेस के, हैव बीन यूज इन द पोएम, इस पोएम में प्रयोग किया गया है। आगे देखिए मेरे बच्चों, व्हाट इमेजेस
डू यू लाइक द मोस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझता है। वाट इमेजेस का मतलब होता है क्या इमेजेस। डू यू लाइक द मस्ट, सबसे ज़्यादा तुम पसंद करते हो, तो वह इमेजेस क्या होगा। जब सूर्य, द सन अपील्ड टू मी द मोस्ट। जब सूर्य हमें काफ़ी ज़्यादा अपील करता है, सबसे अच्छा अपील करता है, वैसी परिस्थिति में मैं इसे क्या करता हूँ। आई लाइक दिस इमेज वेरी बेस्ट। इस इमेज को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन और आंसर का जो वीडियो है वह पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी तरीके से कंप्लीट मैं करा दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। दैट्स थैंक यू। और साथ ही साथ में आप जब इस वीडियो से प्रभावित होंगे तो साथ ही साथ में आप दूसरों को भी ये वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। उसे बताइए कि अभिनव क्लासेस में रवि सर आए हुए हैं और इतना बेहतर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये तो आपकी नज़रों के सामने है कि आप क्या सीख सकते हैं। और मेरे संपर्क में आने के बाद और अन्य जगह आप लोग जो जा रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप क्या सीखे हैं और क्या सीख रहे हैं, आप तो खुद निर्णय कर लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। जहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट बॉक्स में आकर आप लिखिए कि क्या उसमें सही है, क्या गलत है और क्या आप चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि आप सब एक समझदार बच्चे हो गए हैं। इसलिए निर्णय अब आपको करना है कि हमें कहाँ पढ़ना है। वेयर हैव ऑल ऑफ वी एंड टू रीड, या वेयर हैव ऑल ऑफ वी नॉट टू रीड। हमें कहाँ पढ़ना है और कहाँ हमें नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब अब आपके ऊपर निर्भर करता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, आशा है कि समझ में आ रही होगी, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। यूट्यूब पर बाबू इस तरीके का प्रयत्न अभी कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब यूट्यूब पर मेरा सारा चीज़ जब सबसे डिफरेंट आप लगे तो आप आइए, मेरे से मिलिए एक बार ज़रूर। मैं आपका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ अभिनव क्लासेस में, कि आप अभिनव क्लासेस में आए और मुझे सेवा करने का मौका दे, ताकि मैं बेहतर से बेहतर सेवा कर सकूँ। और जिन बच्चों का अंग्रेजी कमज़ोर है, तो अभी तो वो पल नहीं है कि उनको बेसिक से लेकर चला जाए, लेकिन इसी में मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि जो बच्चे अंग्रेजी में पूरी कमज़ोर हैं उनको भी किसी बात को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप सभी में से किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर जी, आप महाराजगंज में इतने दिनों से आप कहाँ थे। तो मैंने उसे बताया कि मैं तो महाराजगंज में आए हुए मुझे 1 साल हो गया बाबू। तो उसने मुझसे कहा कि सर जी, अब आप ही के पास हमें आना है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ 2-2 साल अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी जो अंग्रेजी की जो कंसेप्ट है वह अंग्रेजी की कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाती, कुछ भी हम लोग नहीं सीख पाते। लेकिन अब हम लोग को लग गया है कि महाराजगंज में कोई आ गया है, इसलिए हम लोग आपके पास मिलना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आइए हमारे अभिनव क्लासेस में। मैं रवि कुमार, मेरे तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है। और साथ ही साथ में अंग्रेजी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे पढ़ूंगा और आपकी समस्याओं को दूर करने का मैं पूरी तरीके से प्रयत्न करूंगा। कोई भी समस्या हो, उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। सो थैंक यू मेरे बच्चों, आई लव यू।